अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पैथो डिस्कस कर रहे हैं और पैथो में बेसिकली मॉर्फोलॉजीज डिस्कस की जा रही हैं। मॉर्फोलॉजी को मेनली डिस्कस कर रहे हैं और मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए जो थोड़ी बहुत पैथोजेनेसिस का पता होना ज़रूरी है वो भी मैं साथ साथ समझाती जाऊंगी, उसकी बात भी होती जाएगी। लेकिन आपने ये टॉपिक्स बुक से तैयार करने हैं और बुक से इनकी पैथोजेनेसिस वगैरह, इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स और इनके ट्रीटमेंट्स देखने हैं। यहाँ पर हम बेसिकली मॉर्फोलॉजिस्ट को डिस्कस करेंगे और मॉर्फोलॉजिस्ट के लिए जो थोड़ी बहुत पैथोजेनेसिस चाहिए होती है, जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट थायराइड, बल्कि ये टॉपिक एंडो का है, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक है, तो स्टार्ट करने लगे हैं थायराइड से। अब इसमें हमने थायराइड डिस्कस करना होता है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी होते हैं और पेंक्रियाज। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इस पूरे चैप्टर का, वो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड में जो है वो पहले डिस्कस करना है थायरोडाइटिस को और ग्रेव्स डिजीज को, फिर थायराइड रिलेटेड कुछ कार्सिनोमाज हैं, एडिनोमा, उसको डिस्कस करेंगे। तो वो सारी डिजीज डिस्कस करने से पहले नॉर्मल थायराइड का आप स्ट्रक्चर देख लेंगे। थायराइड फॉलिकल्स बने होते हैं, फॉलिकल्स को लाइन किया होता है सेल्स ने, और फॉलिकल्स के अंदर होता है कोलोइड, ठीक है। अब ये पूरा एक फॉलिकल है, तो इसको फॉलिकुलर सेल्स है, इनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन को सिक्रीट कर देते हैं, और ये दरमियान में कोलोइड है। और यहाँ पर ये जो फॉलिकल्स के दरमियान जगह है, यहाँ पर पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, सी सेल्स जिनको कहते हैं, और ये कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं। तो ये जो फॉलिकल्स हैं, इन्होंने T3 T4 बनाना है, इन्होंने थायरोक्सिन बनाना है, और जो आपके पास पैराफोलिकुलर सेल्स हैं, सी सेल्स हैं, इन्होंने कैल्सिटोनिन बनाना है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं हाशिमोटो थायरोडाइटिस की तरफ। तो नाम से जाहिर हो रहा है थायरोडाइटिस यानी ये कुछ इन्फ्लेमेशन लाइक चीज है ना, इसमें सेल्स इन्वॉल्व होंगे। तो हाशिमोटो थायरोडाइटिस में होता क्या है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना वो इनलार्ज हो जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है और हाइपो फंक्शनिंग, तीन वर्ड्स हैं इसमें। एक तो हाशिमोटो थायरोडाइटिस में थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगा, ठीक है। दूसरा इसमें इन्फ्लेम्ड होगा, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, उसमें सेल्स आ जाएंगे डिफरेंट। और तीसरा उसकी हाइपो फंक्शनिंग होगी, वो अपना फंक्शन करना छोड़ देगा, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। पैथोजेनेसिस की बात करें तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब हम बात करें ना कि इसमें इन्फ्लेमेशन होनी है, इसमें सेल्स ने आना है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी कि बॉडी क्या करती है, बॉडी इम्यूनिटी जनरेट करती है अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, यानी वो डिफरेंट अपने सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, CD8 सेल्स को, CD4 सेल्स को। इसके अलावा वो डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है जो जाके अटैक करते हैं थायराइड पे। तो जो थायराइड के एंटीजन है ना, उनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्ट करता है, तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। और उसके बाद होता क्या है कि जो भी थायराइड के सेल्स होते हैं वो सारे रिप्लेस हो जाते हैं, ये वाले जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, जो डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और फिब्रोसिस है इनके साथ। मतलब पहले नॉर्मल जो था हमारे पास थायराइड ग्लैंड था, इस तरह से उसके फॉलिकल्स बने हुए थे, यहाँ पर उसके सेल्स थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि बॉडी की इम्यूनिटी जनरेट होना शुरू होगी, ऑटो इम्यून रिएक्शन शुरू हो गया, यहाँ पर सेल्स आए, डिफरेंट लिम्फोसाइट्स आए, एंटीबॉडीज आई, उन्होंने आके इन सेल्स पे अटैक किया। अब इन सारे सेल्स की जगह, ये सेल्स खत्म होते जा रहे हैं, उनकी जगह पर क्या आना शुरू हो गया, यहाँ पर पूरे थायराइड में क्या जमा होना शुरू हो गया, लिम्फोसाइट्स जमा होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने उसके पैथोजेनेसिस को रीड किया। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि तीन तरह के सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तीन तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं थायरोडाइटिस में। सबसे पहले तो CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। तो CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स मेडिएटेड सेल डेथ होती है, यानी थायराइड के सेल्स की डेथ होनी है। और CD8 प्लस सेल्स, अब CD8 प्लस सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, हम सब ने इसको इम्यूनिटी में पढ़ा हुआ है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ये आगे थायराइड की डिस्ट्रक्शन कराएंगे। दूसरे होते हैं साइटोकाइन मीडिएटेड सेल डेथ। साइटोकाइन मीडिएटेड सेल डेथ कौन करवाता है, वो CD4 प्लस टी सेल्स होते हैं। क्योंकि CD4 प्लस टी सेल साइटोटॉक्सिक सेल्स नहीं है, तो ये डायरेक्टली नहीं डेथ करा सकते, ये साइटोकाइन मीडिएटेड सेल डेथ कराते हैं। और ये जो CD8 वाले थे ये साइटोटॉक्सिक थे, तो ये डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन करा देते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने अंदर से ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, परफोरिन रिलीज करते हैं। वो परफोरिन जो है हम क्या करती है, उसमें पोर्स बना देती हैं, सेल्स की डेथ करवा देती हैं, डिस्ट्रक्शन करा देती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि CD8 जो है वो साइटोटॉक्सिक है और CD4 जो है साइटोकाइन मीडिएटेड डेथ कराएंगे। और तीसरा होती है कुछ एंटी थायराइड एंटीबॉडीज। ये जो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज हैं ये आपको पता है प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, तो ये भी क्या करेंगे, आके थायराइड पे अटैक करेंगे, थायराइड के सेल्स को डिस्ट्रक्ट कराएंगे। तो ये रोबिन्स के डायग्राम में उसमें वो यही बता रहा है कि नॉर्मल थायराइड की एपिथेलियम थी, फिर ऑटो इम्यूनिटी आई, ऑटो इम्यूनिटी में क्या हुआ कि तीन तरह के रिएक्शन हुए। एक CD8 सेल्स थे, CD8 सेल्स क्योंकि साइटोटॉक्सिक सेल्स है तो वो डायरेक्टली आके डिस्ट्रक्शन करा रहे थे। CD4 सेल्स क्योंकि साइटोटॉक्सिक नहीं है, हेल्पर होते हैं, ये डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और साइटोकाइंस फिर फर्दर डिस्ट्रक्शन करा देते हैं। और तीसरी जो होती है वो कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स बना रहे होते हैं, ये एंटी थायराइड एंटीबॉडी भी आके सेल्स की डिस्ट्रक्शन करा देती हैं। तो इस तरह से तीन प्रोसेसेस की मदद से थायराइड सेल्स की आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म। अब ये हमने उसके पैथोजेनेसिस को समझा है, मॉर्फोलॉजी को हम आगे देखेंगे, लेकिन पैथोजेनेसिस हमें समझ आ गई है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी को देखने से पहले आप ये पिक्चर देखें। अब इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है, इसमें आपको नजर आ रहे हैं टी सेल्स। ये जो इतने सारे सेल्स हैं यहाँ पर, ये सारे कौन से सेल्स हैं, ये आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, आपके लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है। और ये हर्टल सेल्स हैं। अब हर्टल सेल्स क्या होते हैं कि आपने देखा था ना कि नॉर्मली
स्टार्टिंग में मैं आपको लेकर चलती हूँ। आपने नॉर्मली ये थायराइड का फॉलिकल देखा हुआ था। अब जब थायरोडाइटिस होगा ना, हैशिमोटो थायरोडाइटिस, उसमें क्या होगा कि जो थायराइड का फॉलिकल है ये सेल्स तो डिस्ट्रक्ट होने, इन फॉलिकुलर सेल्स की जगह पर नई तरह के सेल्स आ जाते हैं। लाइक यहाँ पर वो आ जाएंगे जो फॉलिकल्स को लाइन कर रहे होंगे, उनको हम कहते हैं हर्टल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स में सेल्स, नए तरह के सेल्स आ जाते हैं इस इन्फ्लेमेशन के बाद, इस ऑटो इम्यून रिएक्शन के बाद, उनको हम हर्टल सेल्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या चेंज आता है, दूसरा मोर्फोलॉजी में ये चेंज आता है कि यहाँ पर जगह जगह आपको इतने सारे यहाँ पर सारा इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आएंगे, जो कि प्लाज्मा सेल्स होंगे, जो कि टी सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। तो हम उस पिक्चर पे वापस चलते हैं। तो उस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारे टी सेल्स नजर आ रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स नजर आ रहे हैं, दूसरा क्या नजर आ रहे हैं, हर्टल सेल। तो हर्टल सेल्स क्या है, जो कि फॉलिकल्स को लाइन करेंगे। ये ग्रोस अपीयरेंस है। वो तो था ना कि माइक्रोस्कोपी में कैसा नजर आएगा, ग्रोस में कैसा नजर आएगा, सिमेट्रिकल इलार्जमेंट हो जाएगी। तो आपको हाशिमोटो थायराइडिस स्टार्ट करने से पहले 3 वर्ड्स बताए थे। वो 3 वर्ड्स कौन से थे? वो 3 वर्ड्स थे, एक तो इलार्जमेंट होती है थायराइड की, थायराइड ग्लैंड की, दूसरा हाइपो फंक्शनिंग होती है। वो वैसे इलार्ज कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस चल रहे हैं, इस वजह से वो इलार्ज हो रहा है। लेकिन उसकी हाइपो फंक्शनिंग है, यानी हार्मोन वो नहीं बना रहा, तो जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। तो ग्रोस में आपको क्या मिलेगा, कैप्सूल उसका इंटैक्ट है, लेकिन उसकी सिमेट्रिकली इलार्जमेंट होगी और उसकी जो कट सरफेस होगी ना वो येलो होगी। ये आपने चीज याद रखनी है कि कट सरफेस येलो होती है। अगेन यहाँ पर लिम्फोइड, अब जो लिम्फोइड सेल्स है ना, टी लिम्फोसाइट्स आए हुए हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉलिकल्स बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लिम्फोइड फॉलिकल्स मिलेंगे, जर्मिनल सेंटर होंगे, लिम्फोइड फॉलिकल होंगे। और दूसरी जो मेन चीज होती है ना हैशिमोटो थायराइडिस में, याद रखनी है, वो हर्टल सेल्स है। चले, अब अगेन एक पिक्चर ऐड की हुई है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो फॉलिकल है, जो पिंक पिंक है ना, ये वाले सारे, ये सारे फॉलिकल्स है। तो ये फॉलिकल्स अब क्या हो गए, एट्रोफी होगी इनकी। एट्रोफी क्यों होगी? क्योंकि CD8 सेल्स आए, CD4 सेल्स आए, डिफरेंट एंटीबॉडीज आई, उन्होंने आके इस पे अटैक किया, तो इनकी आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी होगी, इनके सेल्स की डेथ होती जा रही है। और जो थोड़े बहुत फॉलिकल्स बचे हैं ना, उनको कौन लाइन करे, उनको लाइन करें हर्टल सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी मेन चीज आपको थायराइड में इस वक्त नजर आ रही है, वो आपको लिम्फोइड फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं। ये बड़े बड़े लिम्फोइड फॉलिकल्स है, जिनमें जर्मिनल सेंटर्स है, इनमें लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखनी है, फॉलिकल्स की एट्रोफी होती जा रही है, हर्टल सेल्स है, और तीसरा क्या है, लिम्फोइड फॉलिकल्स है। तो अब हमने सारी पैथोजेनेसिस को और मोर्फोलॉजी को समझ लिया। अब हम मोर्फोलॉजी को क्लास रीड देंगे कि पेपर में हमने किस तरह से लिख के आना। ये तो हमने समझने के लिए डिफरेंट पिक्चर्स देखी है ना, तो पेपर में हमने कैसे लिख के आना, ग्रोस अपीयरेंस क्या है, डिफ्यूजली लार्ज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड और उसका कैप्सूल इंटैक्ट होगा। कट सेक्शन मैंने कहा था याद रखना, टैन और येलो सरफेस आपको मिलती है। माइक्रोस्कोपी में आपको 3 चीजें मिल रही थी, हर्टल सेल्स मिल रहे थे, हर्टल सेल्स, ठीक है, उसके बाद एट्रोफी थी थायराइड फॉलिकल्स की, और तीसरी चीज क्या थी, आपको फॉलिकल्स नजर आ रहे थे, लिम्फोइड फॉलिकल्स, और उनमें जर्मिनल सेंटर्स थे। ठीक है, तो ये सिंपल सी पिक्चर है, आप इस पिक्चर को माइंड में रखें कि एट्रोफी है फॉलिकल्स की, फॉलिकल्स को लाइन हर्टल सेल्स ने किया, और तीसरा क्या, लिम्फोइड फॉलिकल्स और जर्मिनल सेंटर्स है। तो ये होगी हैशिमोटो थायराइडाइटिस की मोर्फोलॉजी। अब चलते हैं ग्रेव्स डिजीज की तरफ। हैशिमोटो में हम क्या देख रहे थे कि एंटीबॉडीज आ रही थी, लिम्फोसाइट्स आ रहे थे, जो आके थायराइड पे अटैक कर रहे थे, थायराइड के सेल्स को डिस्ट्रक्ट करा रहे थे, और वहां पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा था, और थायराइड का साइज इनलार्ज हो गया था, लेकिन हाइपो फंक्शनिंग हो गई थी। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, उसको देखते हैं। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है हाइपरथायरॉयडिज्म की। इससे हमें इतनी चीज तो क्लियर होगी कि ग्रेव्स डिजीज में ना हाइपरथायरॉयडिज्म होना है। इसमें बॉडी में थायरोक्सिन का, थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम नहीं होना बल्कि इंक्रीज होना है, हाइपरथायरॉयडिज्म होना है। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ग्रेव्स डिजीज भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें थायराइड जो है ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसकी हाइपो फंक्शनिंग नहीं होती बल्कि ये ओवर एक्टिव हो जाता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन बनते हैं, तो थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, थायराइड ओवर एक्टिव हो गया, लेकिन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। 20 से 40 एंड 20 से 50 ईयर्स की एज के लोगों में ये होता है। सही है, और इसमें अब क्या क्या चीजें याद रखनी है, जैसे हमने उसके वर्ड्स याद रखे थे हैशिमोटो के, बिल्कुल वैसे ग्रेव्स के वर्ड याद रखने। एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म है, दूसरा ये ऑफ्थेल्मोपैथी भी करा देते हैं। ऑफ्थेल्मोपैथी में ये क्या कराता है, एक्सोफ्थेल्मस। ठीक है, एक्सोफ्थेल्मस यानी प्रोप्टोसिस हो जाता है, आईबॉल जो है हमारी वो प्रोप्टोसिस हो जाता है, वो बाहर को आ जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, ऑफ्थेल्मोपैथी में ये हो जाएगा, और एंड पे क्या है, डर्मोपैथी। ठीक है, स्किन के भी कुछ रिएक्शंस होंगे। तो हाइपरथायरॉयडिज्म करा रहा है, ऑफ्थेल्मोपैथी यानी एक्सोफ्थेल्मस प्रोप्टोसिस, और थर्ड वन क्या है, डर्मोपैथी। ये ग्रेव्स डिजीज के 3 वर्ड्स आपने नहीं भूलने, फिर आपको इसकी पैथोजेनेसिस याद रही। अब ग्रेव्स डिजीज में होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज है। इस ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, TSI। इसमें ना ग्रेव्स डिजीज में जो एंटीबॉडीज बनती है वो होती है TSI। TSI का क्या मतलब है, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज। ठीक है,
ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जाके टीएसएच के रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। अब टीएसएच क्या है, टीएसएच जो हार्मोन है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से आना होता है, और इसने पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको रिलीज करना होता है ताकि जाके ये थायराइड को स्टिमुलेट करे कि भाई थायराइड अपने हार्मोन्स बनाओ। टीएसएच का नॉर्मल फंक्शन ये होता है। अब हमारी बॉडी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज बना दी, ये एंटीबॉडीज जाके टीएसएच के रिसेप्टर से बाइंड करती हैं और जाके थायराइड को स्टिमुलेट कर देती हैं। इसीलिए ग्रेव्स डिजीज में हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, और इसीलिए थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। अब जैसे वो कह रहा है कि जाके स्टिमुलेट करेंगे सेल्स को, तो साथ ही थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। और अब थायराइड हार्मोन का लेवल तो इंक्रीज कर रहा है, साथ ही थायराइड ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया भी हो जाएगा, क्योंकि बार बार जब उसको स्टिमुलेट किया जा रहा है, बार बार थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जा रहा है कि तुम बनाओ, हार्मोन बनाओ, तो वो अपने सेल्स का नंबर भी इंक्रीज कर देगा, हाइपरप्लेजिया भी कर देगा। ठीक है, तो अब थायराइड की इलाजमेंट होती जाएगी और थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता रहेगा। थायराइड की इलाजमेंट क्यों हो रही है, हाइपरप्लेजिया की वजह से, और थायराइड हार्मोन का लेवल क्यों इंक्रीज कर रहा है, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से। तो मॉर्फोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, पैथोजेनेसिस हमें समझ आ गई है। मॉर्फोलॉजी के ग्रोथ की बात करें तो आपको सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड लार्ज मिलेगा, और ये डिफ्यूजली लार्ज होगा, मतलब इसमें नोड्यूल्स नहीं बनोगे बल्कि डिफ्यूजली पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड इलाज होगा। और उसमें इलाजमेंट क्यों हुई, एक तो उसकी हाइपरट्रोफी है, दूसरा उसका हाइपरप्लेजिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ग्रोथ में सिर्फ इलाज डिफ्यूज इलाजमेंट मिलेगी। माइक्रोस्कोपी की अगर बात करें तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में आपको जो फोलिकल सेल्स है ना, एपिथेलियल सेल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपके पास फोलिकल्स थे और इस तरह से, और फोलिकल्स को लाइन किया हुआ था फोलिकुलर सेल्स ने, तो वो जो फोलिकुलर सेल्स थे ना यहाँ पर, उन सबकी बहुत ज्यादा हाइपरप्लेजिया हो गई, तो उनके नंबर्स इंक्रीज कर गए माइक्रोस्कोपी पे, आपको ये नजर आएगा। और इतने ज्यादा नंबर्स इंक्रीज कर गए कि क्राउडिंग नजर आ रही है वहां पे, बहुत ज्यादा फोलिकुलर सेल्स है। ठीक है, पैपिला बन गए, यानी पैपिला क्या बन गए हैं कि वो जो प्रोजेक्शन सी बन जाएंगी, इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है ना, ये आपके फोलिकल्स थे, ये आपके फोलिकुलर सेल्स थे। अब ग्रेव्स डिजीज में ये हो रहा है कि ये जो सेल्स है इनका नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये आगे को इस तरह से प्रोजेक्शन बनाते जाएंगे, तो ये जो प्रोजेक्शन होंगे इनको हम नाम दे देते हैं पेपिला का। ठीक है, लेकिन ये सूडो पेपिला होते हैं, ये ट्रू पेपिला नहीं होते, क्योंकि जो ट्रू पेपिला है ना उसके पास हमेशा फिब्रोवास्कुलर कोर होती है, तो इनके पास फिब्रोवास्कुलर कोर तो नहीं है, ये तो सिर्फ फोलिकुलर सेल्स ही है जिनकी क्राउडिंग हो रही है, जिनका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो ये पेपिला बनेंगे लेकिन ट्रू पेपिला नहीं होंगे। चलिए अब वापस चलते हैं उसी स्लाइड पर जहां पे हम माइक्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे थे। जी, तो पहली हमने चीज इसमें डिस्कस की कि इसमें जो है वो आपको फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल का क्राउनिंग मिलेगी, पेपिला मिलेंगे। उसके बाद कोलोइड जो है ना वो पेल हो जाएगा और उसमें स्कैल्पर्ड मार्जिन हो जाएंगे। अब जो कोलोइड क्या होता है कि ये अंदर जो फ्लूइड होता है, साइडों पे तो फोलिकल सेल्स हैं लेकिन दरमियान में यहाँ पर कोलोइड होता है। तो स्कैपल मार्जिन का क्या मतलब है, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं ना, इसके मार्जिन इस तरह से हो जाएंगे, लाइक फोलिकुलर सेल्स को स्कैपल मार्जिन हो गए, यानी फोलिकुलर सेल्स के और कोलोइड के दरमियान सेपरेशन हो गई है। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि इनके दरमियान सेपरेशन है, तो उसको कहते हैं स्कैपल मार्जिन। ठीक है, और थर्ड वन जो चीज आपको मिलेगी वो लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे। तो ग्रेव्स डिजीज में हमें तीन चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले तो माइक्रोस्कोपी में ग्रोथ की तो बात कर ली ना, डिफ्यूज इनलार्जमेंट, माइक्रोस्कोपी में तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो क्राउडिंग हो रही है, फोलिकुलर सेल्स की पेपिला बन रहे हैं। दूसरे नंबर पे स्कैपल कोलोइड हो गया है। तीसरे नंबर पे क्या है कि लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट आ गए। चले यहाँ पर भी वही चीजें दिखाई गई। आपके पास नॉर्मल फोलिकल है, जब फोलिकल नॉर्मल था इस तरह से उसके अंदर फोलिकल्स थे, मतलब नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, इस तरह से उसके अंदर फोलिकल्स थे, फोलिकल्स को फोलिकुलर सेल्स ने लाइन किया हुआ था, और यहाँ पे कोलोइड था। यहाँ पर पैरासेंट्रल सेल्स होंगे, सी सेल्स होंगे जो कैल्सिटोनिन बनाएंगे, तो ये पूरा नॉर्मल थायराइड ग्लैंड था। लेकिन फिर जब ग्रेव्स डिजीज हुई, ग्रेव्स डिजीज में क्या हुआ कि टीएसआई एंटीबॉडीज आई, उन्होंने आके बार बार थायराइड को स्टिमुलेट किया, तो अब ये कुछ शेप हो गई। अब क्या नजर आ रहा है आपको कि जो थायराइड के सेल्स हैं, एक तो वो इतना ज्यादा उनका हाइपरप्लेजिया हो गया, और वो वैसे भी कोलमनर सेल्स हो गए, बड़े बड़े सेल्स हो गए, पेपिला भी उन्होंने बना दिए। दूसरा यहाँ पर आपको स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स नजर आ रही हैं, लिम्फोसाइट्स क्योंकि ऑटोइम्यून रिएक्शन है। और तीसरा जो कोलोइड है ना वो बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ये भी पिक्चर इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो सूडो पेपिलरी इनफोल्डिंग है, सूडो पेपिलरी क्यों, क्योंकि इनमें फाइब्रोवास्कुलर कोर नहीं है, सिर्फ सेल्स की हाइपरप्लेजिया की वजह से आपको इस तरह प्रोजेक्शन नजर आ रही है, तो उनको हमने सूडो पेपिला कहते हैं। दूसरे इसमें स्कैल्पिंग देख लें, स्कैल्पिंग ये व्हाइट व्हाइट जो आपको एरिया नजर आ रहा है इसको स्कैल्पिंग कहते हैं कि कोलोइड के और फोलिकुलर सेल्स के दरमियान एरियाज बन जाते हैं, तो ये स्कैल्पिंग हो गई है। तीसरा इसमें जो फोलिकुलर सेल्स है वो कोलमनर भी हो गए हैं। ठीक है, ये लार्ज हो गया, क्यूबॉइडल होते हैं नॉर्मली वो, लेकिन अब वो क्या हो गया कोलमनर। ये आपको यहाँ से भी नजर आ रहा था, यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स हैं लेकिन यहाँ पे ये कोलमनर हो गए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को ना बहुत ज्यादा स्टिमुलेट किया जा रहा है। जब उसको इतना ज्यादा स्टिमुलेट किया जा रहा है, पहले तो उसने अपने सेल का सिर्फ साइज इंक्रीज किया, उसने क्यूबॉइडल से कोलमनर कर लिया, लेकिन फिर भी उसको मजीद स्टिमुलेट किया जा रहा है, तो फिर उसने क्या किया, उसने हाइपरप्लेजिया इतना ज्यादा कराया कि सूडोपेपिला बन गए, इन फोल्डिंग्स बन गई है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं ग्रेव्स डिजीज के। अब हम देखते हैं कि हमने पेपर में इसकी मोर्फोलॉजी कैसे लिखी आनी है, समझ ली हमने सारी। तो ग्रोथ में क्या होगा कि ग्लैंड सिमेट्रिकली लार्ज हो जाएगा, उसमें हाइपरट्रोफी भी होगी, उसमें हाइपरप्लेजिया भी होगा। कट सेक्शन आपको कैसा नजर आएगा, सॉफ्ट सा नजर आएगा। जो थायरोइडाइटिस का कट सेक्शन था वो येलो टैन था, यहाँ पर हमें सॉफ्ट कट सेक्शन नजर आ रहा है।
माइक्रोस्कोपी की बात करें तो सबसे पहले तो फॉलिकल सेल्स टॉल होंगे ना, कोलमनर होंगे, सबसे पहले तो ये मेंशन करना है कि टॉल फॉलिकल सेल। उसके बाद सेल्स और ज्यादा हाइपरप्लेजिया करेंगे तो उनकी क्राउडिंग हो जाएगी, वो पेपिला बना लेंगे फॉलिकल्स में। तीसरे नंबर पे जो स्कैपल्ड मार्जिन थे वो मैं आपको कई दफा दिखा चुकी हूँ स्लाइड्स में कि आपको ये व्हाइट व्हाइट जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, तीसरी चीज ये मेंशन कर देनी है। और लास्ट पे क्या होगा कि लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट होंगे, टी सेल्स, बी सेल्स होंगे और जर्मिनल सेंटर, यानी ये तो बिल्कुल थायरोडाइटिस जैसी है ना, क्योंकि वो भी ऑटोइम्यून डिजीज थी, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। तो यहाँ पर हमारी ग्रेव्स डिजीज भी कंप्लीट हो जाती है। अब हमने बात करनी है थायराइड के कार्सिनोमास की, थायराइड के न्यूप्लाज्म की। अब आपको इतना सबको पता है, न्यूप्लेजिया में पढ़ के आए हैं थर्ड ईयर में कि कैंसर जो है उसको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम कहते हैं या तो बिनाइन होगा या वो मैलिग्नेंट होगा। अगर तो बिनाइन होगा तो उसको हम एडिनोमा का नाम दे देते हैं। तो अगर थायराइड में कोई ऐसा ट्यूमर बनेगा जो कि बिनाइन होगा तो उसको एडिनोमा कहते हैं, फोलिकुलर एडिनोमा, ये बिनाइन होता है। और अगर मैलिग्नेंट की बात करें तो थायराइड में मैलिग्नेंट प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब है कि थायराइड का वो नहीं है ट्यूमर, वो कहीं और पर कोई कैंसर चल रहा था, वो मेटास्टेसाइज करके थायराइड तक आ गया, तो वो तो सेकेंडरी है ना। लेकिन अगर प्राइमरी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंसर है हमारे लिए, प्राइमरी थायराइड का कैंसर, वो फर्दर 4 तरह का हो सकता है। 4 उसकी क्या टाइप्स है? सबसे पहले तो वो फोलिकुलर हो सकते हैं ना, फोलिकुलर कार्सिनोमा। नंबर 2 हो सकता है पेपिलरी कार्सिनोमा। नंबर 3 एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। और नंबर 4 है वो मिडिलरी कार्सिनोमा। तो ये 4 तरह के कार्सिनोमा है। ये मैलिग्नेंट है। प्राइमरी इसलिए क्योंकि फोलिकल से थायराइड से राइज हो रहे हैं, थायराइड में बनेंगे, तो ये प्राइमरी है। और 4 इनकी टाइप्स हैं। उसके बाद अब आपको थायराइड का अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया था ना स्टार्टिंग में कि इस तरह से फॉलिकल था, फॉलिकल को फॉलिकुलर सेल्स ने लाइन किया हुआ था, और यहाँ पे कुछ आपके पास सेल्स थे जो फॉलिकल्स के दरमियान में थे, जिनको हमने सी सेल्स कहा था। तो लेट्स सपोज कि ये 2 फॉलिकल्स हैं और इधर भी एक फॉलिकल है, और दरमियान में ये जो सेल्स यहाँ पे मौजूद है ये सी सेल्स हैं। और फॉलिकल्स को लाइन किसने किया? क्यूबॉइडल सेल्स हैं जो कि फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हमें समझ आ गई थी। अगर तो ये सारी चीज समझ आ गई थी तो अब आपको कार्सिनोमा बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलें जी, ये फॉलिकल बन गया, ये सी सेल है। अब जो आपके पास 2 कार्सिनोमा है ना, फॉलिकुलर और पेपिलरी, ये इन फॉलिकुलर सेल से राइज करेंगे। ये जो आपके फॉलिकुलर सेल्स है ना, ये क्या करेंगे? बहुत ज्यादा डिवाइड करना शुरू कर देंगे, कैंसर बन जाएगा, जो भी कैंसर के सारे फीचर्स होते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? या ये फॉलिकुलर कैंसर है या पेपिलरी कैंसर है। तो फॉलिकुलर एपिथेलियम से 2 कार्सिनोमा हमारे राइज करते हैं, थायराइड के, फॉलिकुलर और पेपिलरी। लेकिन दोनों में जो एपिथेलियम है वो डिफ्रेंशिएटेड होगी, ये चीज याद रखनी है। अराइज ये दोनों ही फॉलिकुलर सेल से करें, लेकिन एपिथेलियम इन दोनों में डिफ्रेंशिएटेड है। अब एक तीसरी तरह का कैंसर होता है एनाप्लास्टिक, ये भी फॉलिकुलर एपिथेलियम से ही राइज करता है, फॉलिकुलर एपिथेलियम से ही बनता है, लेकिन इसमें एपिथेलियम आपको अनडिफरेंशिएटेड मिलेगी, इसीलिए इसको एनाप्लास्टिक कहते हैं। इसमें एनाप्लेजिया होगा, ठीक है। वो जो सेल्स होंगे कैंसर के, वो बिल्कुल भी फॉलिकुलर सेल्स जैसे नहीं होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एनाप्लेजिया होगा उनमें, तो वो अनडिफरेंशिएटेड होंगे, ठीक है। तो तीनों तरह के जो कार्सिनोमास है अराइज ये फॉलिकुलर एपिथेलियम से ही कर रहे हैं, लेकिन फॉलिकुलर और पेपिलरी में एपिथेलियम डिफरेंशिएटेड होगी और एनाप्लास्टिक में अनडिफरेंशिएटेड होगी। लास्ट वन आ जाता है मिडलरी। मिडलरी क्या करते हैं? ये राइज करते हैं यहाँ से, ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं, आपके सी सेल्स हैं जो कैल्सिटोनिन बनाते हैं, यहाँ से राइज करेगा। तो ये इनका हमने ओरिजिन देख लिया चारों कार्सिनोमास का। और जो फॉलिकुलर एडिनोमा है वो तो सिंपल नाम से पता चल रहा है, वो एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर है, अराइज वो भी यहाँ से करेगा फॉलिकुलर एपिथेलियम से, ठीक है। अच्छा, अब ये स्लाइड इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए ऐड की थी ताकि आपको पता चले कि जो पेपिलरी कार्सिनोमा है उसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। सबसे कॉमन अगर आपको एमसीक्यू आ जाता है कि थायराइड में 4 तरह के कैंसर बनते हैं, मैलिग्नेंट, पेपिलरी होता है, फॉलिकुलर होता है, एनाप्लास्टिक, मिडलरी है, लेकिन हमें बताएंगे सबसे कॉमन कौन से, तो सबसे कॉमन पेपिलरी होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे फॉलिकुलर आता है और फिर एनाप्लास्टिक और मिडलरी आते हैं। ये जो है ना, ये थायराइड का एडिनोमा है, यानी फॉलिकुलर एडिनोमा है, ठीक है। अब जो भी बिनाइन कैंसर होता है उसमें हमने कुछ फीचर्स पढ़े होते हैं। सबसे पहले तो उसमें कैप्सूल मौजूद होता है, वो बड़ा वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, उसको पता चल रहा होता है कि यहाँ पर कैंसर है और यहाँ पर नॉर्मल पैरेन्काइम है, ठीक है। बहुत वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है। तो ये बिनाइन कैंसर है, इसमें कैप्सूल मौजूद है, इसमें ये अब सारा जो है ना नॉर्मल पैरेन्काइम है थायराइड की, हमें देखने से पता चल रहा है। और ये जो एरिया है ये कैंसर का एरिया। तो ये क्या है? फॉलिकुलर एडिनोमा की ग्रोस अपीयरेंस है। एक चीज नोटिस जो करनी है वो ये करनी है कि फॉलिकुलर एडिनोमा में आपको हैमरेजेस के एरिया नजर आ रहे हैं, हैमरेज एरियाज नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नोटिस ये करना है कि इसमें फिब्रस कैप्सूल मौजूद होता है फॉलिकुलर एडिनोमा में। ये होगी इसकी ग्रोस अपीयरेंस। अब अगर माइक्रोस्कोपी में बात करें तो माइक्रोस्कोपी में भी अगेन वही चीज है कि फिब्रस कैप्सूल आपको नजर आ रहा है, फिब्रस कैप्सूल ने इसको इंसर्कल किया हुआ है कैंसर को, एडिनोमा को, और यहाँ पर पीछे सारा नॉर्मल थायराइड है। अब जहां पे एडिनोमा बना है वहां पर होगा क्या? कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड वीन, मतलब जो भी सेल्स हैं, लाइक अगर ये फॉलिकुलर एपिथेलियम से राइज कर रहा है तो फॉलिकल सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड करें, यही कैंसर होता है ना। और ये जो स्टार्टिंग में देख ली थी कि ये जो है बिनाइन कैंसर है, मेटास्टेसाइज नहीं करेगा, ठीक है। फॉलिकुलर एडिनोमा की बात चल रही है। तो यहाँ पर फॉलिकल्स क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे, उसमें बहुत ज्यादा फॉलिकल सेल है, क्यूबॉइडल है, कुछ सेल्स कोलमनर भी होंगे, लेकिन सारे क्लोजली पैक्ड होंगे। उसके बाद
कंप्रेस्ड फॉलिकल होगा, जो यानी कि जो नॉर्मल फॉलिकल है थायराइड के वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि अब जो कैंसर है वो इतना ज्यादा डिवाइड कर रहा है, इतना ज्यादा स्प्लिट थायराइड में करता जा रहा है कि उसने नॉर्मल फॉलिकल को कंप्रेस कर देना है, ठीक है। और कैंसर में है क्या, सिंपली फॉलिकल्स के सेल्स ने वो क्लोजली पैक्ड है। तो इसके अगर पेपर में मोर्फोलॉजी आपको आ जाती है तो ग्रोस में आपने मेंशन करना है कि सॉलिटरी लायन होगा, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा, वेल डिमार्केटेड होगा, इनकैप्सुलेटेड होगा। वो जो ग्रोस की पिक्चर आपको दिखाई थी ना, ये वाली पिक्चर आपने याद रखनी है। अगर माइक्रोस्कोपी की बात करें, नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपी से पहले कट सर्फेस की बात करें, तो कट सर्फेस इसकी ग्रे व्हाइट होगी या रेड ब्राउन होगी, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एरिया आपको हैमरेज के भी नजर आएंगे, फिब्रोसिस के, कैल्सिफिकेशन के एरियाज नजर आएंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में क्या नजर आएगा, यूनिफॉर्म से सेल्स हैं, क्योंकि ये बिनाइन कैंसर है तो यूनिफॉर्म अपीयरिंग फॉलिकल्स है, उनमें क्लोजली पैक्ड सेल है, हर सेल भी नजर आ सकते हैं। माइटोटिक एक्टिविटी है, जब सेल्स इतने ज्यादा बन रहे हैं तो थोड़ी बहुत नेक्रोसिस भी है, और कैप्सूल उसका इंटैक्ट है, ये चीज मेंशन है कि कैप्सूल इंटैक्ट है, जिस तरह से मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया कि कैप्सूल इंटैक्ट है और क्लोजली पैक्ड फॉलिकल है, थोड़े बहुत अंदर हर सेल्स भी होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉलिकुलर एडिनोमा। अब हमने स्टार्ट करने हैं मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट में कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी आपने, ये सिर्फ बाजू का नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि हमें फॉलिकुलर कैंसर के नाम बता दें। तो कैंसर में सबसे पहले जो टाइप पढ़ी थी दैट वाज, जो सबसे कॉमन होती है, पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सी थी जो सेकंड मोस्ट थी, वो सेकंड मोस्ट कॉमन थी, फोलिकुलर कार्सिनोमा। अब मजे की बात ये है कि फोलिकुलर एडिनोमा भी होता है और फोलिकुलर कार्सिनोमा भी होता है। दोनों में डिफरेंस जो है ना वो हम कभी भी ग्रोस पिक्चर से नहीं कर सकते, लाइक देख के नहीं पता चलेगा कि ये फोलिकुलर एडिनोमा या कार्सिनोमा है। दोनों में पिक्चर हमेशा डिफरेंस हमेशा हिस्टोलॉजी के बाद किया जाता है, तब देखा जाता है। अगर तो कैप्सूल मौजूद हो तो इसका मतलब है कि फॉलिकुलर एडिनोमा है, और अगर कैप्सूल मौजूद ना हो, कैप्सूल जो है उसको इन्वेड करके इन्वेड सेल्स ने उसको इन्वेड कर लिया और सेल्स बाहर तक चले गए हो, फिर वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है। अच्छा, नंबर 3 मिडलरी। अब मिडलरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सी सेल से, पैराफोलिकुलर सेल से राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मिडलरी कार्सिनोमा। और नंबर 4 क्या हो जाता है, एनाप्लास्टिक। तो ये आपने नाम भी याद रखने, आपको नाम पूछे जाएंगे तो आपने नाम इस तरह से लिख देने कि ये 4 तरह के कार्सिनोमा है जो कि उसमें थायराइड में राइज करते हैं। अगर आपने फर्दर इनमें लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि जो पेपिलरी और फॉलिकुलर है ये दोनों फॉलिकुलर एपिथेलियम से राइज करते हैं, बट डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। जो मिडलरी है सील सेल से राइज करते हैं, और जो एनाप्लास्टिक है फॉलिकुलर एपिथेलियम से ही राइज करता है, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनमें से सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसी को हम स्टडी करेंगे, वो पेपिलरी कार्सिनोमा है। तो सबसे पहले पेपिलरी कार्सिनोमा को ही देखेंगे। पेपिलरी कार्सिनोमा में क्या होता है कि इसमें पेपिलरी प्रोजेक्शंस बनती हैं। ये तो नाम से पता चल गया था कि इसमें क्या होगा कि पेपिलरी प्रोजेक्शंस बनेगी, यानी कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, जो फॉलिकुलर एपिथेलियम है, वो इतना ज्यादा डिवाइड करेगी, वो पेपिला बना देगी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें पेपिलरी प्रोजेक्शंस बनेंगे। दूसरा इसमें स्मोमा बॉडीज। तो ये दोनों चीजें आप पी से याद रख सकते हैं ना, स्मोमा में पी आ रहा है, पेपिलरी प्रोजेक्शंस में भी पी आ रहा है, तो ये दोनों होंगे पेपिलरी कार्सिनोमा में। लेकिन इनका एक फीचर होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, एम्प्टी होते हैं, एम्प्टी न्यूक्लियाई, और ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई कहते हैं। तो एम्प्टी इनमें न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई कहते हैं। दूसरे इनमें स्मोमा बॉडीज होती हैं, तीसरे इनमें पेपिलरी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये देखें, स्मोमा बॉडीज ना असल में कैल्सिफाइड एरियाज होती हैं, तो ये कैल्सिफिकेशन हो गई तो स्मोमा बॉडी बन गई। दूसरा मैंने आपको बताया ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई। तो ये देखिए इस तरह से पेल पेल न्यूक्लियाई है, व्हाइट कलर के। यहाँ पे कितने ज्यादा क्लियर आपको नजर आ रहे हैं कि पेल न्यूक्लियाई है, तो इनको कहना है ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई। तो ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई है। नंबर 2 स्मोमा बॉडीज है, नंबर 3 पेपिल है, ठीक है। तो ये ग्रोस अपीयरेंस इनकी होती है व्हाइट। चलें जी, तो पेपिलरी कार्सिनोमा की मोर्फोलॉजी अभी तक हमने क्या देखी, ग्रोस में क्या देखा, ग्रे व्हाइट कलर होता है, मल्टीफोकल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको जो ग्रोस की पिक्चर दिखाई थी यहाँ पर मल्टीफोकल है, सोलिटरी भी लेकिन हो सकते हैं। इल डिफाइंड सा कैप्सूल, क्योंकि अब ये कार्सिनोमा है तो उनका कैप्सूल जो है वो इल डिफाइंड हो जाएगा। कट सरफेस में आपको पेपिला नजर आएंगे, इसमें पेपिला मौजूद होते हैं। और मजे की बात ये मैं मेंशन करना भूल गई कि एक पेपिला का जिक्र हमने किया था पहले ग्रेव्स डिजीज में, लेकिन वो पेपिला सूडो पेपिला थे, क्योंकि वो सिर्फ क्राउडिंग हुई थी सेल्स की, वहां पर कोई आपको फिब्रोवास्कुलर स्टॉक नहीं मिलेगा। लेकिन जो पेपिलरी कार्सिनोमा है ना, इसमें जो पेपिला बन रहे हैं इनकी फिब्रोवास्कुलर स्टॉक मौजूद है, तो ये ट्रू पेपिला बन रहे हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि पेपिलरी कार्सिनोमा में ट्रू पेपिला बन रहे हैं, उनके पास फिब्रोवास्कुलर स्टॉक है। पेपिला को लाइन किस चीज ने किया, सेल्स ने लाइन किया, क्यूबॉइडल सेल्स ने। और जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका बताया ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई, ये जो आपको स्लाइड्स दिखाई है याद रखनी है, ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके अलावा इनमें क्या होगा, स्मोमा बॉडीज, वो जो कैल्सिफिकेशन के एरिया होंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट भी किया होगा, और लिम्फेटिक इन्वेजन भी मिल सकती है। तो सारी मोर्फोलॉजी नहीं भी याद होती, कोई मसले की बात नहीं है, सिर्फ ये जो स्लाइड्स है ना इनको याद रखें और इनको लिख दें। लाइक ग्रोस में आप लिख दोगे ग्रे व्हाइट है, मल्टीफोकल है, और कैप्सूल जो है वो इल डिफाइंड है। माइक्रोस्कोपी पे आओगे तो क्या लिखोगे कि पेपिला मौजूद है, ट्रू पेपिला है, फिब्रोवास्कुलर स्टॉक मौजूद है, ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई, ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई क्या पेल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, स्मोमा बॉडीज। तो बस इतनी सी मोर्फोलॉजी हमारी पेपिलरी कार्सिनोमा की है।
अब नंबर 2 जो आपके पास कार्सिनोमा आ जाता है, वो हमने डिस्कस करना है मिडलरी कार्सिनोमा। मिडलरी कार्सिनोमा कहाँ से राइज करा था? ये राइज करा था सी सेल से। तो इसमें इसका ना सबसे करेक्टरिस्टिक जो फीचर है ना, वो ये है कि इसमें आपको अमाइलॉइड डिपोजिशन मिलती है, अमाइलॉइड मिलती है। अमाइलॉइड क्यों डिपोजिट हो रहे हैं? ये जो आपका कैल्सिटोनिन बन रहा था ना सी सेल से, उसकी वजह से, कैल्सिटोनिन की वजह से हमें अमाइलॉइड डिपोजिशन मिल रही है। ठीक है, तो मिडलरी कार्सिनोमा का करेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमें बहुत आसानी से याद रह सकता है कि इसमें अमाइलॉइड डिपोजिशन होती है। यहाँ पर देखें, ये जो स्लाइड माइक्रोस्कोपी स्लाइड है, ये अमाइलॉइड डिपोजिशन आपको नजर आ रही है, कितना पिंक सा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कैल्सिटोनिन की वजह से है। ठीक है, तो इसमें सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर मिडलरी में क्या मिलता है? अमाइलॉइड डिपोजिशन। और उसके अलावा यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको? जो इसमें सेल्स होते हैं ना, इसमें भी क्योंकि कैंसर है तो सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगे। अब जो सेल्स इतने ज्यादा डिवाइड करें ना, तो वो क्या करेंगे? ट्रेबिकुलाई भी बनाएंगे। इसका ट्रेबिकुलर पैटर्न भी मिलेगा आपको, नेस्ट पैटर्न भी मिलेगा और फोलिकुलर पैटर्न भी मिलेगा। तो इसमें मेडलरी में ना डिफरेंट पैटर्न होते हैं। फोलिकल्स का पैटर्न भी कहीं पे बन रहा होगा, कहीं पे ट्रेबिकुलाई बन रहे होंगे, कहीं पे नेस्ट बन रहे होंगे। ठीक है, और दूसरी जो चीज मैंने माइलॉइड वाली बता दी, वो भी याद रखनी है। तो मिडलरी कार्सिनोमा में क्या सोलिटरी ही इसका लेयन बनता है यूजली, अगर ग्रोथ की बात करें, और इसमें एरिया ऑफ नेक्रोसिस और हेमरेज भी होता है। माइक्रोस्कोपी में इसमें जो सेल्स होते हैं ना, वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। तो इसके सेल्स क्या होंगे? पॉलीगोनल टू स्पिंडल शेप। अब सेल इसके क्यूबॉइडल कोलमनर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो सेल्स है ना, वो फोलिकुलर सेल्स नहीं है। मिडलरी कार्सिनोमा फोलिकुलर सेल से तो राइज ही नहीं कर रहा, ये तो सी सेल से राइज कर रहा है। तो ये स्पिंडल शेप सेल्स होंगे। इजी है ना याद रखना, मुश्किल तो नहीं है कि मिडलरी कार्सिनोमा राइज करा है पैराफोलिकुलर सेल से, इसलिए उसके जो सेल्स होंगे वो स्पिंडल शेप्ड होंगे, पोलीगोनल होंगे, पोलीगोनल। और मैंने आपको डिफरेंट जो है वो यहाँ पर इनके पैटर्न्स दिखा दिए कि कभी ये नेस्ट फॉर्म में मिलेंगे, कभी आपको ये ट्रेबिकुलर फॉर्म में, कभी फोलिकुलर में। तो ये लाइन याद रखना भी मुश्किल नहीं है कि नेस्ट बनाएंगे, ट्रेबिकुलर बनाएंगे या फोलिकल्स बनाएंगे। एनाप्लास्टिक सेल्स भी इसमें हो सकते हैं। और लास्ट में जो चीज याद रखनी है, जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको माइलॉइड डिपॉजिट मिलेंगे। तो ये होगी मिडलरी कार्सिनोमा की मोर्फोलॉजी। अब आ जाए फोलिकुलर कार्सिनोमा की तरफ। फोलिकुलर कार्सिनोमा जो है, इसको फोलिकुलर एडिनोमा से डिफरेंशिएट कैसे करती है? फोलिकुलर एडिनोमा में कैप्सूल होता है, फोलिकुलर कार्सिनोमा में कैप्सूल नहीं होता। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे कॉमन कौन सा? पिपिलरी, और दूसरे नंबर पे फोलिकल्स। अच्छा, अब इसमें ना फोलिकुलर कार्सिनोमा में एक चीज मेंशन करना जरूरी थी। वैसे इसकी मोर्फोलॉजी फोलिकुलर कार्सिनोमा की आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्यों? क्योंकि फोलिकुलर कार्सिनोमा की मोर्फोलॉजी बिल्कुल फोलिकुलर एडिनोमा जैसी है। आपने बस ये मेंशन कर देना है कि इसमें कैप्सूल नहीं होता, बाकी इसमें भी क्राउडिंग हुई होगी सेल्स की। ठीक है, सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड हुए होंगे, तो तकरीबन तकरीबन वैसी ही चीजें हैं। लेकिन एक चीज जो थी वो फोलिकुलर कार्सिनोमा में मेंशन करने वाली थी, वो ये थी एंजियो इन्वेजन, यानी ये ना ब्लड वेसल्स को इन्वेड करता है। जो फोलिकुलर कार्सिनोमा होते हैं ना, इसमें एक अफिनिटी होती है कि ब्लड वेसल को ना ये इन्वेड करता है, इसको एंजियो इन्वेजन कहते हैं। उसके बाद डिफरेंस मैंने क्यों ऐड किया था पिपिलरी कार्सिनोमा और फोलिकुलर कार्सिनोमा का? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पिपिलरी कार्सिनोमा और फोलिकुलर कार्सिनोमा दोनों ही फोलिकुलर सेल से राइज करते हैं, और दोनों में फोलिकुलर सेल्स जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो अब डिफरेंशिएट करने का कोई हमारे पास मेथड तो होना चाहिए। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये पिपिलरी कार्सिनोमा है या ये फोलिकुलर कार्सिनोमा है? सबसे पहले तो ये कि जो पिपिलरी कार्सिनोमा है ना, ये 60%, मतलब ये ज्यादा कॉमन है, और जो फोलिकुलर है ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। उसके बाद जो पिपिलरी कार्सिनोमा यूजुअली 20 से 40 ईयर्स में होता है, फोलिकुलर 30 से 50। वैसे ये मिडिल एज ही है, इतना ज्यादा एज के हिसाब से डिफरेंस नहीं है दोनों में। हाँ, डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं? पिपिलरी में हमें थायराइड स्वेलिंग्स मिलेंगी और साथ लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस हुआ होगा। जो पिपिलरी कार्सिनोमा है ना, ये लिम्फेटिक्स के जरिए सेपरेट करता है, ये लिम्फ नोड में सेपरेट करता है। और जो फोलिकुलर कार्सिनोमा होगा ना, इसमें भी हमें थायराइड स्वेलिंग तो मिलेगी, लेकिन इसका बोनी मेटास्टेसिस होगा, ये बोन तक गया होगा। और ये बोन तक कैसे जाएगा? ये ब्लड के जरिए सेपरेट करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है, आप लोगों ने याद रखना है। आपको पेपर में सिनेरियो आ जाता है कि एक फीमेल थी, उसको बहुत देर से ना, फीमेल्स को वैसे ज्यादा डिजीज होती है थायराइड रिलेटेड, तो फीमेल थी, उसको ना थायराइड का कोई कैंसर वगैरह था, और अब कुछ सालों के बाद वो हमारे पास आई है, और उसको बोन्स ना बताया होगा कि लोअर लिम्ब के जो बोन्स है ना वो अफेक्टेड है। तो इस तरह से कुछ आपको हिंट दिया होगा कि बोन्स में मेटास्टेसिस हुआ है किसी कार्सिनोमा का, थायराइड के किसी कार्सिनोमा का। फिर आपसे पूछा होगा कि कौन सा कार्सिनोमा है, तो याद रखना है कि जो फोलिकुलर कार्सिनोमा है ना, ये बोन्स में मेटास्टेसाइज कर जाता है। और इसकी मेटास्टेसिस होती कैसे? एंजियो इन्वेजन, क्योंकि ये ब्लड वेसल को इन्वेड करता है। ठीक है, और दूसरा मैंने कहा कि फोलिकुलर कार्सिनोमा कैप्सूल को भी इन्वेड कर लेता है, इसमें कभी भी आपको इंटैक्ट कैप्सूल नहीं मिलेगा। यही तो चीज है जो उसको डिफरेंशिएट करती है फोलिकुलर एडिनोमा से, कि कैप्सूल को इन्वेड कर लेता है। और पिपिलरी कार्सिनोमा की बात करें तो इसके माइक्रोस्कोपी में बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियाई, और दूसरा स्मोमा बॉडीज। तो माइक्रोस्कोपी में इसके ये दो फीचर्स हैं, और इसकी माइक्रोस्कोपी में एंजियो इन्वेजन याद रखनी है। स्प्रेड अब इसका कैसे होता है? लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, लेकिन फोलिकल का स्प्रेड कैसे होता है? फोलिकुलर कार्सिनोमा का ब्लड से। ठीक है, और बाकी इसमें एज सच नहीं है, बस यही चीजें हैं जो आपने याद रखनी है और आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी इंशाल्लाह। अब आ जाए तीसरे वाले कार्सिनोमा पे, ये था नहीं बल्कि ये हमारा फोर्थ वन है, तीन हमने डिस्कस कर दिए, फोलिकुलर, पिपिलरी और मिडलरी। अब आ जाए इस पे, ये है एनाप्लास्टिक। एनाप्लास्टिक के नाम से पता चल रहा है ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, लीथल होगा, यानी बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका ये बहुत कम होता है, 1 to 2% ही होता है। अगर ग्रोथ की बात करें तो अनइनकैप्सुलेटेड होगा, इसमें कैप्सूल नहीं होता, टैन वाइट होगा, और ये ना
इतना इन्फिल्ट्रेट कर जाता है कि जो सराउंडिंग हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं नेक के, वहां तक चला जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में कुछ भी नहीं, आपको बाजार से सेल्स नजर आएंगे हाइपरक्रोमेटिक, जिस तरह से एनाप्लास्टिक सेल्स होते हैं। हम स्टार्टिंग से पैथो के हर टॉपिक में एनाप्लेजिया को पढ़ लेते हैं कि एनाप्लेजिया कैसा होता है। हाइपरक्रोमेटिक सेल्स होते हैं, न्यूक्लियो टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा माइटोसिस होती है, नेक्रोसिस होती है। तो वही फीचर यहाँ पे आपको नजर आएंगे। वैसे आपसे इसकी मोफोलॉजी कोई नहीं पूछेगा, जो मोफोलॉजी पूछी जाती है ना, वो फोलिकुलर रेडिनोमा की, मिडलरी कार्सिनोमा की या पिपिलरी कार्सिनोमा की है। अच्छा जी, अब हमने ना थायराइड ग्लैंड को खत्म कर दिया। हमने थायराइड ग्लैंड की ग्रेव्स डिजीज की बात की, थायरोइडाइटिस की बात की, हैशिमोटो थायरोइडाइटिस की, फिर हमने उसके कार्सिनोमास की बात की। अब जो हमने स्टार्ट करना है ना, वो स्टार्ट करना है अपना एड्रिनल ग्लैंड। तो पूरी एंडो में एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इंशाल्लाह।